नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। उत्तराखंड प्राइम में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी और अहम खबरें। मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल डोईवाला विधानसभा की सूर्यधार बांध झील 1.5 साल के भीतर ही बनकर तैयार हो गई है। झील का उद्घाटन सीएम रावत ने 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर वो करेंगे। आपको बता दें कि जिसके लिए शासन प्रशासन तैयारियों में जुट गया है और डोईवाला विधानसभा के रानी पोखरी और विस्थापित क्षेत्र के 3 दर्जन गांव को जहां पीने का पानी मिलेगा, तो वहीं सैकड़ों किसानों को खेतों की सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध होगा। इस सूर्यधार बांध के बनने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। सूर्यधार बांध शीला चौकी में बना है, तो डोईवाला में सूर्यधार बांध झील का 9 नवंबर को उद्घाटन होगा। सीएम रावत खुद यहां पर उद्घाटन करेंगे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे इस झील का उद्घाटन। प्रदेश की स्थापना दिवस पर होगा उद्घाटन समारोह। झील से सिंचाई के साथ साथ पर्यटन को भी फायदा मिलेगा, तो तमाम तरह के फायदे यहां पर आम जनता को मिलते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में आपको बता दें कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद यहां पर इस बांध का उद्घाटन करेंगे। डोईवाला विधानसभा के रानी पोखरी और विस्थापित क्षेत्र के 3 दर्जन गांव को जहां पीने का पानी इससे मिलेगा, तो वहीं सैकड़ों किसानों को खेतों की सिंचाई के लिए भी पानी मिलेगा। मुख्यमंत्री की ड्रीम योजनाओं में शामिल ये सूर्यधार बांध झील जो है बनके तैयार हो चुकी है। इसका उद्घाटन बहुत जल्दी होने वाला है, तो हम कह सकते हैं कि ये बड़ी परियोजना डोईवाला विधानसभा को मिलने जा रही है। इससे जहां तमाम गांवों को पानी मिलेगा, वहीं सिंचाई का पानी भी मिलेगा और इस झील को जो है पर्यटन के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। लगातार मेरे पीछे देखिए निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है और क्योंकि मुख्यमंत्री खुद यहाँ लगातार आकर इसकी मॉनिटरिंग करते रहे, तो हम कह सकते हैं कि कोरोना के बावजूद इस झील का निर्माण कार्य चलता रहा, इसलिए 1.5 साल में ये झील बनकर तैयार हो गई है। तो हम कह सकते हैं कि एक बड़ी परियोजना जो है डोईवाला विधानसभा को मिलने जा रही है, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करने पहुंच रहे हैं। राजकुमार अग्रवाल, प्राइम न्यूज, डोईवाला। राजकुमार अग्रवाल हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजकुमार, सूर्यधार बांध झील का 9 नवंबर को उद्घाटन होगा, किस तरीके से क्या कुछ तैयारी नजर आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए मोनिका, जिस तरह से लगातार तैयारियों को अंतिम रूप देने का काम किया जा रहा है सूर्यधार बांध झील को, तो उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि जो हमें जानकारी मिली है कि 9 नवंबर को यानी कि राज्य स्थापना दिवस के मौके पर डोईवाला विधानसभा की इस सबसे बड़ी परियोजना का उद्घाटन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तैयारियां भी चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो आरएसएस के वरिष्ठ नेता थे गजेंद्र प्रसाद नैथानी गुरु जी के नाम से, उनकी मूर्ति का अनावरण भी यहाँ 9 तारीख को होने वाला है। मूर्ति की स्थापना यहाँ पर कर दी गई है। इसके अलावा जो बांध की तैयारियां उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। बांध परियोजना का काम जो है कोरोना काल के बावजूद 1.5 साल में बनके तैयार हो गया है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री जी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। कई बार हमने देखा था सीएम साहब खुद आकर इस झील का निरीक्षण कर चुके थे। इसके अलावा डीएम को हमने देखा था कई बार आ गए थे। तो गुणवत्ता का विशेष ख्याल रखने की हिदायत भी दी गई थी निर्माणदायी संस्था को। तो क्योंकि 1.5 साल के भीतर ये बनके तैयार हुई है और बहुत जल्दी जब उद्घाटन हो जाएगा तो तमाम गाँव को पानी मिलेगा पीने का, इसके अलावा सिंचाई का पानी मिलेगा खेतों को, तो बहुत ज्यादा लाभ क्षेत्र को मिलने वाला है। तो लगातार प्रयास प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है कि 9 तारीख तक सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं, ताकि 9 तारीख को जब सीएम यहाँ पहुंचे और जब इसका उद्घाटन हो तो सभी लोगों के पास पानी पहुंचे। बिल्कुल, और एक जरूरी कुमार के ठीक है, बांध का करेंगे, इस झील का जो उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, वो तो अच्छी बात है, लेकिन इससे तो आम जनता है उसको काफी फायदे मिलेंगे। एक तो पीने का पानी मिलेगा, साथ ही साथ पर्यटन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर और मौके जुड़ेंगे ताकि लोगों को रोजगार मिले। तो तमाम चीजें यहाँ पर दिख रही है जो कि लोगों के फायदे के लिए है। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की जो कि डोईवाला के विधायक भी हैं, लगातार उनका प्रयास यही है कि डोईवाला के ऐसे क्षेत्रों का विकास किया जाए जहाँ की पर्यटन की संभावना है। तो ये जहाँ पर ये झील बनी है शीला चौकी में, तो वहाँ उसको सजाने संवारने का काम भी किया जा रहा है और पर्यटन स्थल के रूप में इसको विकसित भी किया जा रहा है, ताकि जब लोग इस झील को देखने आए तो यहाँ पर नौका विहार कर सकें। इसके अलावा क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है तो उसके दीदार लोग कर सकें, पिकनिक स्पॉट के रूप में भी इसका कहीं ना कहीं विकास हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि लोग जब यहाँ आएंगे परिवार के साथ घूमने के लिए तो अच्छे वातावरण में लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा कि किस तरह से ये झील यहाँ पर बनाई गई है। इसके अलावा जो पर्यटन के रूप में यहाँ जो योजनाएं थी उनको धरातल पर उतारा जा रहा है। विकास की संभावना को देखते हुए लोगों को भी आशा है कि रोजगार भी इस रोड पे मिलने लग जाएगा लोगों को।
क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण तमाम लोग बेरोजगार थे, तो इस झील से काफी ज्यादा आशाएं उनको नजर आ रही हैं कि रोजगार स्वरोजगार के होटल ढाबे खुलने लग जाएंगे यहाँ पे जब लोग आएंगे, तो जाहिर सी बात है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी योजना है जो कि धरातल पे उतरने जा रही है, और लगातार क्योंकि मुख्यमंत्री एक के बाद एक तमाम विकास योजनाएं डोरवाला को देते आए हैं, तो इस योजना को भी इसी कड़ी में देखा जा सकता है। जी चलिए, शुक्रिया। बने रहिए आप हमारे साथ राजकुमार अग्रवाल। तो ये तमाम जानकारी आपने दी किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इस झील का 9 नवंबर को उद्घाटन करेंगे। चलिए, रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अब नए स्वरूप में सामने आने वाला है, जो कि कई मायनों में खास है, साथ ही लोगों को आकर्षित भी करेगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इसको आकर्षक बनाने के लिए रंगों का इस्तेमाल किया गया है और उत्तराखंड की संस्कृति कल्चर के साथ धार्मिक और पर्यटन की झलक इस नए एयरपोर्ट पर देखने को अब मिलेगी। साथ ही साथ पुराने एयरपोर्ट बिल्डिंग के मुकाबले ये नई बिल्डिंग 10 गुना बड़ी है। ये पूरी बिल्डिंग 42,600 मीटर एरिया में बनाई गई है। देहरादून हवाई अड्डे के निदेशक DK गौतम ने बताया कि कोरोना काल के बाद भी एयरपोर्ट बिल्डिंग का काम अहलुवालिया कंस्ट्रक्शन कंपनी ने प्रभावित नहीं होने दिया। इस काम से उत्तराखंड के स्थानीय लोगों को काफी रोजगार मिला है। तो नए स्वरूप में अब नजर आएगा देहरादून एयरपोर्ट। हमारे सहयोगी राजकुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजकुमार, अब नए स्वरूप में नजर आएगा देहरादून एयरपोर्ट। देखिए, देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सब लोग जानते हैं कि उत्तराखंड से उनका कितना लगाव है, और जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो भी लगातार चाहते थे कि कम से कम एयरपोर्ट ऐसा बने जब लोग बाहर के आए, देश विदेश के एरियाती इस एयरपोर्ट पे उतरे तो उनको लगे कि हम कोई नई जगह हैं। तो तमाम तरह की खूबियां इस एयरपोर्ट पे दिखाई देने वाली हैं। ब्रह्म कमल का स्वरूप इसके अंदर दिखाई देगा। इसके अलावा उत्तराखंड के तमाम कल्चर संस्कृति की झलक यहाँ पर मिलने वाली है। जो चारधाम यात्रा के होती है, सब लोग जानते हैं तीर्थाटन के रूप में हमारा उत्तराखंड कितना ज्यादा फेमस है, तो उसकी झलक इस एयरपोर्ट पे दिखाई देगी, क्योंकि काफी बड़ा एरिया बनकर तैयार हो गया है। और पैसेंजर जो है, पैसेंजर की संख्या 1800 हो गई, यानी कि पहले सिर्फ 150 हवाई यात्री तो पुराने एयरपोर्ट पे आते थे, लेकिन अब इस एयरपोर्ट की बिल्डिंग बनने पर 1800 यात्री जो है एक बार में आना जाना हो सकता है उनका। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा एयरपोर्ट बनकर तैयार हो रहा है। इसके अलावा क्योंकि तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ जुटाई जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इसको बनाया जा रहा है, तो बहुत ज्यादा लाभ लोगों को मिलेगा। देश विदेश के लोग जब यहाँ आएंगे तो देखेंगे कि कितना आकर्षक ये बिल्डिंग है। जब अंदर एयरपोर्ट के अंदर जी बिल्कुल राजकुमार, और यहाँ पर जिस तरीके से इस एयरपोर्ट को सजाया जा रहा है, एक तरीके से जब यहाँ पर यात्री उतरेंगे तो वो वाकिफ हो जाएंगे यहाँ पर उत्तराखंड की संस्कृति से, उसके कल्चर से। यहाँ पर तमाम तरह की आकृतियां देखने को मिलेगी, और जिस तरीके से आपने बताया कि बहुत ही खूबसूरती से इसको सजाया गया है और एक तरीके से भव्य स्वागत उनका होगा। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि फरवरी या मार्च तक ये एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा और उसके बाद काम करना शुरू कर देगा। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भी चाहते थे कि देहरादून हवाई अड्डा जो है उत्तराखंड का एकमात्र सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, ऐसा हवाई अड्डा बने जो सभी खूबियां इसके अंदर हो। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो अहलुवालिया कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसको पहले ही हिदायत दे दी गई थी कि आप तमाम तरह की खूबियों को इसमें समेटेंगे। तो कहीं ना कहीं उस पर खरी उतरती दिखाई दे रही है। निर्माण कार्य हमने देखा, अंदर हमने देखे किस तरह से टनल तैयार की गई है। जब लोग बाहर के, उनको एयरपोर्ट पर ही पता चल जाएगा कि उत्तराखंड कितना खूबसूरत है। तमाम तरह की झलकियां उनको यहाँ मिलने वाली हैं। तो बहुत बड़ा एयरपोर्ट, बहुत बड़ी परियोजना के रूप में साकार होने जा रही है, जिसका शायद मार्च तक तैयार हो जाए और लोग लाभ भी लेने जाएंगे इसका मार्च तक। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजकुमार तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो डोईवाला में नए रूप में अब देहरादून एयरपोर्ट जो है वो नजर आने वाला है, और बिल्डिंग पर पैसेंजर्स के हिसाब से 150 पैसेंजर की कैपेसिटी है। जो नई बिल्डिंग है उसका एरिया करीब करीब 42,600 स्क्वायर मीटर है, यानी कि इसका जो 4200 था उसका 42,600 का इस पे एरिया है। उसकी जो पीक आवर हैंडलिंग कैपेसिटी है वो 1800 की है। 900 डिपार्चर, 900 अराइवल। आपको जो आजकल नए भी हमारे विश्व स्तर के जितने भी एयरपोर्ट हमारे बनते हैं वो सारी तमाम सुविधाएं उसमें हैं। मैं अगर यात्री सुविधाओं के हिसाब से बात करूँ तो 36 चेक इन काउंटर उसमें लग रहे हैं, 36 को बोल रहे हैं। अभी जब उसमें हम 6 लिफ्ट लगा रहे हैं, हमारे 4 एस्केलेटर लगेंगे, और इस तरह से और जो सुविधाएं हमारी होती है नई बिल्डिंग की, वो सारी सुविधाएं उसमें हैं। उस बिल्डिंग में हम लोगों ने उत्तराखंड का, जो पूरे उत्तराखंड राज्य का हमारा जो एक विविध हमारे एक कला का जो नमूना है वो हम इसमें लगाने जा रहे हैं। आप देखेंगे कि इसमें पूरे उत्तराखंड की सारी संस्कृति को, कला को दर्शाते हुए
काफ़ी बड़ी पेंटिंग, मिरर्स और हम लोग यहाँ डिस्प्ले करेंगे, जो कि पैसेंजर जब यहाँ पे आएंगे तो उनको देखते से एक अपने आप से एक सम्मोहन से पैदा होगा कि हम क्यों ना उत्तराखंड को विजिट करें। चलिए अब खबर हरिद्वार से, जहां पर प्रशासन की तरफ से 5 जगह स्वदेशी दीपावली मेले का आयोजन किया जाना था, लेकिन प्रशासन की तरफ से काफी विचार के बाद इसे सिर्फ 3 जगह ही आयोजित किया जा रहा है, जिसमें नेहरू स्टेडियम, रुड़की, ऋषि कुल मैदान हरिद्वार और BHL सेक्टर 4 हरिद्वार में मेला आयोजित किया गया है। ये मेला 14 तारीख तक लगाया जाएगा और इस मेले में केवल स्वदेशी सामान की ही बिक्री होगी। जो भी मेले में स्टॉल बनाए गए हैं वो निःशुल्क आवंटित किए गए हैं। तो हरिद्वार में DMC रविशंकर की नई पहल देखने को मिली। नरेश हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। नरेश, स्वदेशी दीपावली मेले का आयोजन किया जाएगा, किस तरीके से क्या कुछ तैयारी यहाँ पर की गई है और कैसे जो ग्रामीण है वो खुश है, क्योंकि यहाँ पर निःशुल्क इनको स्टॉल आवंटित किए गए हैं इसको लेकर? निश्चित रूप से देखिए, जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत को सदृढ़ बनाने के लिए जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा इस मेले का आयोजन किया गया है और इससे जो है जो गरीब लोग हैं या जो सहायता समूह हैं वो एक साथ मिलकर इस बैनर तले निःशुल्क दुकान आवंटन में अपने दुकान जहां पर लगा रहे हैं। वहीं लोगों से जिलाधिकारी का ये आह्वान किया गया है कि इस मेले में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। हालांकि कोविड-19 के चलते कई दिशा निर्देश भी मेले में दिए गए हैं, लेकिन लोगों को आह्वान लगातार किया जा रहा है कि मेले में पहुंचे और दीपावली खरीदारी यहाँ पर करें, क्योंकि स्वदेशी माल को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है। जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय उत्तराखंड के जो मातृभूमि से जुड़े हुए हैं, उनके यहाँ पर जो प्रोडक्ट यहाँ पर लगे हुए हैं, तो लोगों से आह्वान ये किया जा रहा है कि इस दीपावली पर अगर आपको खरीदारी करनी है तो इस मेले में अधिक से संख्या में पहुंचकर आत्म भारत को निर्भर बनाने के लिए काम करें। जी मोनिका, बिल्कुल। और किस तरीके से खुशी यहाँ पर लोगों में, ग्रामीणों में देखने को मिल रही है इसको लेकर? निश्चित रूप से देखिए, जिस तरह से मेला लगा हुआ है और निःशुल्क आवंटन दुकान का यहाँ पर किया गया है, बिजली पानी सब यहाँ फ्री दी गई है, तो लोगों में राहत की सांस तो है ही, लेकिन अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में जो लोग हैं वो यहाँ पर कितनी संख्या में पहुंचते हैं और उनका सामान खरीदकर उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस तरह से उनको फायदा पहुंचाते हुए नजर आएंगे। जी चलिए, शुक्रिया आपका नरेश, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो वहीं धारचूला का अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल नेपाल के अनुरोध पर 3 घंटे के लिए खोला गया। इस दौरान नेपाल से 138 लोग भारत आए और भारत से 105 लोग नेपाल गए। वहीं एक नेपाली युवक की मौत के बाद उसका शव भी बॉर्डर पार कराया गया। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल नेपाल के अनुरोध पर खोला जाता है, जिसमें दोनों तरफ के नागरिकों को सुविधा मिलती है। और इसी तरह यहाँ पर देखने को मिला, जब धारचूला में नेपाल के अनुरोध पर खोला गया झूला पुल, दोनों तरफ से करीब 250 लोगों ने ये बॉर्डर पार किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भारत से नेपाल और नेपाल से भारत लोग जा रहे हैं। नेपाल के अनुरोध पर झूला पुल खोला गया, दोनों तरफ से करीब 250 लोगों ने ये बॉर्डर पार किया और आप देख सकते हैं किस तरीके से भारत की तरफ से भी नेपाल जा रहे हैं लोग और नेपाल की तरफ से भारत लोग आ रहे हैं। आज दिनांक 5/11/2020 को पुल खोला गया, जो कि नेपाल का एक आदमी जिसका ट्रीटमेंट मानसिक रोग से पहले इलाज दिल्ली में हुआ था, उसको इलाज कराने के लिए दिल्ली ले आया गया और कुछ स्टूडेंट लोग, लड़के लोग और कुछ अपने मजदूर जो कि इंडिया में अपनी मजदूरी करने के लिए आ रहे थे, इस कारण से ये झूला पुल गया। दोनों सरकारों की सहमति से झूला पुल खोला गया और झूला पुल में आज इंडिया टू नेपाल 105 और नेपाल टू इंडिया 129 लोग आए। चलिए अब खबर रुद्रपुर से, जहां पर कृषि कानून के विरोध में किसानों में भारी गुस्सा देखने को मिला, जिसको लेकर किसानों ने काशीपुर रोड जाम कर दिया। जाम लगने से हाईवे पर वाहनों की रफ्तार थम गई और लोगों को खासी परेशानी हुई। किसानों ने कहा कि कृषि कानून किसी भी तरह से उनके हित में नहीं है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों पर किसान उतरते हुए नजर आए। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कर रही है, किसानों ने कहा वो भी पूर्ण रूप से सुनिश्चित नहीं है। कच्चे आड़ती किसानों संग मनमानी करते हैं। किसानों ने एकजुट होकर कहा कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिया जाएगा, इस तरह के विरोध और प्रदर्शन जारी रहेंगे।
कृषि कानून के विरोध में बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर इकट्ठा हुए सड़कों पर मौजूद हैं। क्या कुछ उनका कहना? शायद आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बताइए। बिल्कुल, शायद बड़ी संख्या में किसान हमें दिख रहे हैं, सड़कों पर उतर आए हैं और कृषि कानून का लगातार वो विरोध कर रहे हैं। क्या कुछ उनका अभी फिलहाल कहना है? मोनिका बताऊंगा, तराई किसान संगठन के बैनर तले किसानों ने गल्ला मंडी के सामने काशीपुर रोड NH 74 पे इन्होंने अपना धरना प्रदर्शन किया और इन लोगों की मांग है जब तक कृषि बिल वापस नहीं होगा हम लोग जो है इस तरीके के धरने प्रदर्शन करते रहेंगे। और जो कच्चे आड़ती है उसको जो किसानों के साथ अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपने मर्जी से रेटों पे सामान, और जो लोग इसका मतलब कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। उनका कहना है जो किसानों को पैसा मिलना चाहिए था वो पैसा नहीं मिल रहा है और जो आड़ती है वो कम रेट में उनसे सामान ले रहे हैं। बिल्कुल, तो क्या यहाँ पर प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से कोई नुमाइंदा आया किसानों से बातचीत करने के लिए? क्या उन्हें समझाया गया? जी बिल्कुल बताऊंगा, जिस तरीके से लगातार यहाँ के तराई संगठन के बैनर तले जो किसान है यहाँ पे कई लोग जो यहाँ पे लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी इसमें कोई भी वार्ता नहीं हो पाई है। अभी कुछ दिन पहले जो एक बार DM जो जिलाधिकारी हैं यहाँ पे उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि हम लोग जो मंडी में और जहाँ पे धान की तुलाई हो रही है वहाँ पे जाएंगे और चेक करेंगे, ऐसे शिकायतें मिलती है तो उन पर कार्रवाई करेंगे। चलिए, शुक्रिया आपका शाहिद तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो किसानों में रोष और सड़कों पर उतरकर उन्होंने अपना विरोध जताया। तस्वीर आप देख रहे हैं रुद्रपुर में, जहां पर कृषि कानून के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। चलिए अब रुक करेंगे रुड़की का, जहां पर एक महिला को अपने ही घर के सामने धरना देने पर मजबूर होना पड़ा है। बताया जा रहा है कि 6 महीने पहले महिला की शादी सचिन से हुई थी, जो कि नेवी मर्चेंट में काम करता है और अंजलि भी किसी कंपनी में जॉब करती है। पीड़िता के मुताबिक अभी विवाह के मात्र 6 माह ही गुजरे कि जब अंजलि किसी अपने के घर गई हुई थी और आज घर से वापस लौटी तो ससुराल वालों ने घर का दरवाजा बंद कर लिया और उसे अंदर नहीं जाने दिया। हालांकि विवाहिता का कहना है कि उसका करवा चौथ का व्रत भी था जो उसने आज तक नहीं खोला, जिसको लेकर वो धरना देने पर मजबूर हो गई है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रुड़की से, जहां पर घर के बाहर ही धरने पर बैठने को एक महिला मजबूर हो गई है। और मैं अपने घर अब जहाँ पे इन लॉज के घर के सामने खड़ी हुई हूँ और ये लोग हमें घर में एंटर नहीं करने दे रहे हैं और मेरे को अपने घर गए हुए कम से कम 3-4 महीने हो गए हैं। कोई इन लोगों का कॉल कुछ नहीं है, तो ये लोग हमें घर में नहीं घुसने दे रहे हैं। सब लोग मेरी फैमिली के हैं। कौन? मेरे इन लॉज हैं। क्या वजह? अब वजह तो ऐसा हमारा कुछ वो नहीं था, पता नहीं ये लोग क्या मुद्दा बना रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, वो हम लोगों को कोई आइडिया नहीं है ना। वीरेंद्र सरोहिया मकान मालिक है, जिसकी हमारी पोती भी आई है ना। अब ये छोड़ने के लिए यहाँ पर आए थे। आज लड़की को 2 महीने से घर छोड़ रखी थी कि आज बुल ले जाएंगे। अभी तक लेने जब नहीं गए तो हम खुद छोड़ने आए थे। इन्होंने यहाँ गेट बंद कर लिया। अब यह गेट खोलने को तैयार नहीं। चेतक वाली पुलिस आई थी, दीवान जी आए थे, उन्हें कैसे गेट नहीं खोल ले, कह रहे 2-4 दिन बाद आना, तब हम बात करेंगे। क्या मसला है? किसको है? पैसा चाह रहा पूरा 15 लाख पहले नकद दिए थे, अब कह रहे ऐसी हुई गाड़ी दे दो और सामान दो। और हमारे यहाँ नौकरानी मर का काम करे, जबकि लड़की पढ़ी लिखी 1 लाख रुपये महीना लड़की कमा रही है। कब शादी हुई थी? 28 फरवरी को। क्या आपकी मांग है? और क्या हमारी मांग ये है कि हमारी लड़की अपना यहाँ अपने घर में रहे। हमारी और कोई मांग नहीं है। नाम जनता लड़की को ले जाएंगे, जब बरस नहीं खोलने को तैयार है लड़की तो हम जबरदस्ती कर नहीं सकते। ये बैठी है, जब ये गेट खोल लेंगे घर में चली जाएगी लड़की, तब हम उठ के चले जाएंगे, अपने घर चले जाएंगे। लड़की हमारी यहीं रहेगी। नहीं अगर दरवाजा खोलते तब तक धरना जारी रहेगा? हाँ, जब तक ये गेट नहीं खोलते तो धरने पे ही बैठे हैं हम घर का। तो वहीं कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन से जहां लोगों के रोजगार खत्म हुए हैं और प्रवासी मजदूर अपने घर का रुख कर चुके हैं, वहीं रुद्रप्रयाग जनपद के जखौली विकासखंड के सिरसौलिया गांव के 11वीं में पढ़ने वाले अमित भट्ट ने अपने प्रवासी चाचा शिवशंकर भट्ट के साथ मिलकर 25 सालों से बंद पड़े घराट को नए स्वरूप में विकसित कर गेहूं और मुड़वा कटाई कर रहे हैं, जिससे गेहूं और मुड़वा पिसाने वालों को अब दूर नहीं जाना पड़ता है। तस्वीरें आप देख रहे हैं रुद्रप्रयाग की, जहां पर चक्की चलाकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं युवा। छात्र और प्रवासी स्वरोजगार पर हो रहे हैं निर्भर। वहीं आपको बता दें कि उनका कहना है कि इससे जो गांव वाले हैं उनको दूर नहीं जाना पड़ेगा और उनको सुविधा पास में ही मिलेगी। सबसे पहले तो हमें इसकी आवश्यकता इस चीज़ के लिए पड़ी क्योंकि हमारे जो ये गांव है बहुत ही मतलब कि नीचे है और यहाँ पे हमें
ये गेहूँ पिसाने के लिए सीधा सिसों यानी कि 2 किलोमीटर कंधे में थैले को ले जाना पड़ता था। और यहाँ के जो हमारे बुजुर्ग हैं वो ले जा नहीं पाते थे, तो काफ़ी 25 साल लगभग 25 साल से हमारे घराट बंद रहा। तो मैंने अपने चाचा जी की सहायता से और जो ये हमारे गांव के बुजुर्ग लोग हैं उनकी सहायता से इसको फिर से चालू करने की कोशिश की और हमने इसे चालू किया। जी, ये कोरोना काल में यानी कि लॉकडाउन था पूरा, यहाँ सब कुछ चीज़ थी नहीं, तो हमने सोचा इस पे काम किया जाए और ये रोज़गार के मामले में भी बहुत अच्छा साबित हुआ है हमारे लिए। सर ये आवश्यकता इसलिए पड़ी हमें, अचानक लॉकडाउन पड़ा। लॉकडाउन के कारण हमने सोचा कि अब चक्की चुकी इधर तो है नहीं, तो हमने सोचा कि अपने आप ये यहाँ पे अपना पुराना जो परंपरा है उसको उजागर करें और उजागर करके हमारे जो पूरे गांव वाले आते हैं यहाँ पे इसको आटा बेचने के लिए गेहूँ लेके आते हैं और गेहूँ शाम को अपने ले जाते हैं और हमने सुना। हाँ, आर्थिक स्थिति हमें सुधरी है। पर दिन कम से कम 70-80 किलो पर डे का इसका रनिंग है, तो इसलिए हमारी थोड़ी ये स्थिति भी उसके कारण से हमारी आर्थिक स्थिति सुधरी है और इसको 25 साल बाद हमने ये स्टार्ट किया है। वहीं डोईवाला शुगर मिल का पेराई सत्र शुरू होने वाला है, पर मिल पर गन्ना समिति का 3 वर्ष पुराना लगभग 90 लाख रुपए विकास कमीशन अभी भी बकाया है, जिसके चलते समिति कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। हालांकि दीपावली जैसा बड़ा त्योहार भी करीब है, ऐसे में कर्मचारी बोनस की भी मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही समिति का भवन जर्जर स्थिति में है, जिसमें कर्मचारी काम करने से कतरा रहे हैं। समिति के अध्यक्ष मनोज नौटियाल ने बताया कि शुगर मिल में किसानों का जो भी गन्ना जाता है उसका शुगर मिल के जरिए समिति को विकास कमीशन के रूप में भुगतान दिया जाता है। तो शुगर मिल पर गन्ना समिति का 90 लाख बकाया है। 3 साल से नहीं हुआ है कमीशन का भुगतान। मिल में काम करने से कर्मचारी कतरा रहे हैं, क्योंकि जो भवन है उसकी स्थिति काफी जर्जर बताई जा रही है, जिसको तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। हमारी 5-6 समस्याएं हैं जो काफ़ी समय से लंबित हैं। हमारा एक तो पहली समस्या इस बार, क्योंकि मिल पेराई सत्र शुरू होने वाला है, हमें अभी तक सरकार ने जो नया मूल्य घोषित होना था वो अभी तक नहीं हुआ है। तो हमारी मांग थी कि 450 जो किसानों की मांग है 400-450 रुपये प्रति कुंटल गन्ने का मूल्य किया जाए। दूसरी हमारा था कि हमारा जो यहाँ पर भवन देख रहे होंगे आप लोग कि ये 50 वर्ष पुराना जर्जर भवन है। आज उसके नीचे कोई भी कर्मचारी काम नहीं करना चाहता और आज जो हमारा एक किसान भवन है इसमें हमारे देख रहे होंगे आप लोग कर्मचारी बैठे हैं और उन कर्मचारियों को इसलिए बैठना पड़ रहा है क्योंकि उसके नीचे कभी भी गिरने का खतरा है। तो गिरासू भवन की वजह से हमारी मांग थी मुख्यमंत्री से कि इसके लिए कोई मदद इसके लिए भी करते और इसको नया भवन बन जाता, तो ये जो किसानों के लिए भी लाभकारी होता है और हमारे कर्मचारी भाइयों के लिए भी। चलिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का रुद्रपुर से आ रही, जहां पर जुआ खेलने पर विवाद हो गया। 2 पक्षों की तरफ से पथराव हुआ। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं रुद्रपुर से, जहां पर जुआ खेलने को लेकर विवाद हुआ। दोनों पक्षों की तरफ से पथराव भी हुआ। दोनों पक्षों के 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इलाज जिनका जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से 2 पक्षों में आपस में मारपीट हो रही है, पथराव आपस में करते हुए नजर आ रहे हैं। मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। खेड़ा बस्ती का ये मामला बताया जा रहा है। वहीं डोईवाला विकासखंड में राज्य विकास आजीविका मिशन के अंतर्गत बेरोजगार महिलाओं को एलईडी बल्ब बनाने के प्रशिक्षण की शुरुआत हुई है, जिसका शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख भगवान सिंह पोखरियाल और पलायन आयोग के आयुक्त रोशन शाह ने किया है, जिसमें सरकार के जरिए मुख्यमंत्री हुनर योजना के साथ साथ ऐसे प्रशिक्षण की शुरुआत की गई जिसमें महिलाएं स्वावलंबी बनकर परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें। महिलाओं को एलईडी बल्ब बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि आजीविका मिशन के तहत वो कुछ अपना हुनर सीख सकें। स्वरोजगार के प्रति सरकार बहुत सचेत है और वो घर घर जाके लोगों को प्रेरित करवाने में अपने अधिकारियों से, अपने विकासखंड की तरफ से, अपने जनप्रतिनिधियों की तरफ से स्वरोजगार के प्रति लोगों को उत्साहवर्धन कर रही है कि भाई अपने क्षेत्र में आपको जो स्वरोजगार मिलना है, आपके द्वारा जो चीज़ें बनाई जाएगी उसके प्रति आप लोग जागरूक हो। और विकासखंड डोईवाले की तरफ से जो महिला समूह ने यहाँ पर अपने एलईडी बल्ब, एलईडी लाइटें बनाने का काम किया, लड़ी का काम किया,
इनका 1 हफ्ते का प्रशिक्षण शिविर है और इससे पूर्व में भी एक दिन इन्होंने पहले अपने यहाँ पे उसको दिखाया, हुनर दिखाया, जिसमें इन लोगों की काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। ये 7 दिवसीय मिनीचर बल्ब जिसमें ट्यूबलाइट और बल्ब आदि का निर्माण किया जाएगा और 7 दिन में इनको जो है इस क्षेत्र में जो है एक्सपर्ट बनाया जाएगा। ऐसे संस्था द्वारा ऐसा विचार व्यक्त किया गया और मुझे पूरा भरोसा है कि 7 दिन के ये जो ट्रेनिंग है काफ़ी है और इसमें इनको जो है पूरी जानकारी हासिल हो जाएगी। चलिए अब खबर पौड़ी जनपद से, जहां पर अशासकीय विद्यालयों के प्रबंधकों के संगठन ने मुख्य शिक्षा अधिकारी मदन सिंह रावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज डीएवी इंटर कॉलेज पौड़ी में संपन्न हुई प्रबंधकों की बैठक में ये फैसला लिया गया है कि भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई होने तक वो आंदोलन करते रहेंगे। तो पौड़ी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भ्रष्टाचार को लेकर शिक्षा अधिकारी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। चलिए फिलहाल रुक रहे एक छोटे